नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब और ज्यादा फैलती नजर आ रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि यमन से इजरायल की तरफ एक मिसाइल दागी गई है। यह पहली बार है जब इस जंग के दौरान यमन से सीधे हमले की बात सामने आई है। इस दावे ने पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को और तेज कर दिया है। इस हमले से कुछ घंटे पहले ही हूती ने संकेत दिए थे कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज होती है तो वे भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायल का दावा इस बात की ओर इशारा करता है कि हूती अब इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो सकता है। अब यहां सवाल ये बनता है कि जो विश्व शांति के लिए ग्रुप बनाए गए थे, संगठन बनाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि युद्ध घटने की जगह बढ़ता क्यों जा रहा है। तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति जो है वो बिगड़ती कैसे जा रही है, जबकि इतने सारे हमारे साथ शांति संगठन जो हैं वो भी हैं, वो उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि युद्ध बेशक 3 देश लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। युद्ध से जुड़ी तस्वीरें हैं और इसी के साथ साथ इस युद्ध का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा है वो भी आपने साफ तौर पर देखा होगा। तो सवाल ये बनता है कि युद्ध पर विराम क्यों नहीं लग रहा है, और इसी के साथ साथ एक सवाल जिसका जवाब सब लोग जानते हैं कि कौन किसके साथ में मौजूद है। तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। युद्ध जो है वो विकराल रूप ले चुका है और अब सवाल ये आने लगा है कि क्या देश जो है, दुनिया जो है, ये जो 3 देश है वो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल जो है वो आज बना हुआ है। तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीएन झा जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पर। जो स्थिति बनी हुई है अब उससे अंदाजे लगाए जा रहे हैं सर कि ये जो दुनिया है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, क्योंकि अब हूती भी इसमें एंट्री कर चुका है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? जी भारती, आपने कहा 3 देश लड़ रहे हैं तो मैं इमीडिएटली चौंक गया था कि नहीं 3 नहीं, आज के दिन में 4 देश डेली लड़ रहे हैं क्योंकि यमन भी इसमें घुस पड़ा है, जैसे आपने भी बताया थी। और जहाँ तक लोगों की खबर है कि विश्व में कहीं भी जो रैडिकल इस्लामिक रैडिकलिज्म का जो स्कोप है युद्ध करने का या लड़ाई करने का, वहाँ पे पाकिस्तान ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो पाकिस्तान में आज के दिन में लगभग 64 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से कि 3 हमें पता चला है कि वो ईरान में जाके वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं ईरानी सेना को। हालांकि वहाँ ज़मीन पे लड़ने के लिए उनको कुछ नहीं है, फिर भी एक मनोबल देने के लिए वहाँ पे हैं। तो आज के दिन में ये 3 देश जो हैं वो क्लियरली लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग देशों में हैं, आज के दिन में लगभग 285 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे दुनिया में, जिसमें से कि हिजबुल्लाह, हूती और हमस तो एक छोटा सा कंपोनेंट है। तो आते हैं कि क्या ये सचमुच विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अभी फिलहाल नहीं लगता है, क्योंकि जो मेजर पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ऑफ कोर्स बेशक वहाँ पे है, चीन अपनी कोई इंटेंट नहीं दिखा रहा है, उसका इंटरेस्ट शायद ताइवान पे है, और रशिया वो पहले से ही उलझा हुआ यूक्रेन में जी। और वो काफ़ी सारी चीज़ें झेल चुका है। तो ये इन सब चीज़ों के मद्देनज़र तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा खतरा है कि हम सब जानते हैं ईरान एक रेडिकल स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी चिंता ये है कि अगर ट्रंप इतना रेडिकल हो सकता है कि वो खमेनी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो क्या ईरान इतना रेडिकल नहीं है
कि वो ट्रंप को मारने के लिए, ट्रंप को एलिमिनेट करने के लिए कोई ऐसा डिक्टेट दे सकता है जो कि उसके पैलेस्टीन आज के दिन में यूएस में भरे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसी में यूएस में हैं जिनको कि ये कहते हैं सुपारी देना ये दी जा सकती है, और सुपारी भी देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन की बात है। तो ये सब चीजें अभी हो रही हैं, लेकिन नुकसान ईरान का बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा लगता है ट्रंप अपना दिमाग खो चुके हैं, उनकी माइंडसेट जो है बिल्कुल बिल्कुल पर्टर्ब हो चुकी है, परवर्ट हो चुकी है। इस युद्ध की कोई वास्तविकता आज के दिन में नहीं है। और जैसे हम लोग बातचीत में आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि विचलित करने वाली हैं, और सबसे बड़ी विचलित करने वाली यूएसए के लिए ये चीज है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड वो उसमें मार पड़ी है, उसमें आग लग गई है। ठीक है। और अब्राहम लिंकन में तो पहले ही मार पड़ गई थी। तो यूएस को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, जिसके लिए अभी वो 10 दिन जो है वो लेना चाहता है भारतीय। ठीक है, यूएस कुछ भी कर रहा हो सर, लेकिन ट्रंप की सुपारी देना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए, हमारे साथ विदेश नीति विशेषज्ञ जुड़ गए हैं हमारे साथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइफ पर। और जाकिर जी, आपके पास आते हुए जो स्थिति जो है बनी हुई है, पाकिस्तान इसमें देखिए साफ तौर पर दिख रहा है। अगर अभी तक की बात करूं अपडेट की, तो 30 मार्च को तुर्की, मिस्र और सऊदी के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता की परिस्थितियों में पाकिस्तान को लिया जा रहा है, या किसी और एजेंडे के साथ पाकिस्तान को आगे किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, शहबाज शरीफ और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उनके दोनों के बीच में 1 घंटे फोन पर बातचीत भी हुई, ये भी सामने आया। सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। जाकिर जी, जाकिर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। अविनाश जी, आपके पास आते हुए देखिए, जो हालात जो बने हुए हैं उसको लेकर सबसे पहले क्या कमेंट है आपका? देखिए भारती जी, जिस प्रकार के हालात पिछले 1 महीने से जो चल रहे हैं, 3 देश ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों मिलकर के जो ये पिछले 29-30 दिन से जो ये युद्ध चल रहा है, तो इसका खामियाजा तो खैर पूरे विश्व को उठाना ही पड़ रहा है। महंगाई की मार हर जगह बढ़ चुकी है। लेकिन अब मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले पीएम झा जी ने कुछ बातें बताई थी, उन बातों में आज भी मैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख रहा था, तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का नाम बदल करके स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख दिया था। बाद में मतलब इस माफी भी तो प्रकार की मांगी अब सर। उनकी मानसिकता। जी। हम्म। जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बदल करके स्ट्रेट ऑफ ट्रंप का नाम दिया, तो उनकी मानसिकता का तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से अभी अब पूरा विश्व की निगाहें इस चीज पे है कि ट्रंप साहब ने पहले 2 दिन का टाइम मांगा, फिर उन्होंने 10 दिन के लिए इसको होल्ड पे रखने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं अब आज ही एक नई न्यूज है कि इन्होंने अपना जो जॉर्ज बुश, यूएसएस जॉर्ज बुश का जो एक बेड़ा है, उसको भी इसमें उन्होंने उतार दिया। इससे पहले इन्होंने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, यूएसएस त्रिपोली। तो कहीं ना कहीं ये एक इनकी कूटनीति हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस को वहां तैनात करना। और जहां तक मैं समझता हूँ कि ये चाहते हैं कि खार द्वीप पे कब्जा करके, क्योंकि खार द्वीप इनके लिए जो आइलैंड है वहां का, वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब ये भी देखने वाली बात होगी भारती जी कि जिस प्रकार से अभी इन्होंने ईरान ने भी साफ धमकी दी कि अगर अब आपने ज्यादा कुछ किया तो हम आपके एनर्जी प्लांट पे हमला कर देंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि उन्होंने इंटरनेट जो केबल जा रहा है उसको काटने तक की धमकी दी है। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट केबल का जो एक ईरान ने जो दाव खेला है, तो वो अमेरिका को पीछे हटने पे कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है जहां तक अमेरिका के अभी ये गले की हड्डी बन चुका है कि 29 दिन में भी ना वो उसको कुछ कर पा रहा है, ज्यादा कोई खास सफलता इनको हाथ नहीं लगी। क्योंकि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो ठीक है। टेक्नोलॉजी 1 लेयर नहीं, ठीक है। 2 लेयर नहीं, तीन ठीक है। लेयर नहीं, कई लेयर्स में वो बिल्कुल है। बिल्कुल, जाकिर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज़ आ ठीक रही है, है। आप अपना जवाब पूरा कर लें। मैं कह रहा था कि झा साहब पे बात कर रहे थे, ट्रम्प को सुपारी देने लगे और जिहादी जाके लड़ रहे हैं, ईरान जो है रेडिकल है। कहाँ से ये न्यूज़ सारी मिलती है आपको सर? कोई सोर्स है?
अरे यहाँ पे एक बता दूं? लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, ईरान के पीछे सारे पड़े हुए हैं, भारत को उसने तेल दिया, छोड़ दिया, भारत के साथ अच्छा संबंध बना रहा है, आप उसको जिहादी और ये सब कह रहे हैं। तो ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है सर। देखिए पूरी दुनिया जो है इससे सफ़र कर रही है, एक एक ईरान के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, मार रही है उसे, उसके लीडर को मार डाला, क्या उसको डिफेंड करने का राइट नहीं है? अभी अभी तो पाकिस्तान के एक जहाज़ को, तेल के जहाज़ को मार के गिरा दिया, जा रहा था बिना पूछे। आपने देखा होगा, हुर्मुज़ से जा रहा था तेल लेके, उसको भी मार दिया, बिना पूछे जा रहा था, दादागिरी दिखा रहा था। तो ये एक बहुत ही लेयर्ड लेयर्ड वार चल रही है और इसमें सब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एक भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो सभी के साथ अच्छा संबंध रख के एक अच्छा संवाद कर सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक भारत ही ऐसा है जिस जो ईरान से भी अच्छा संबंध है, गल्फ कंट्री से भी अच्छा संबंध है, इसराइल से भी अच्छा संबंध है, अमेरिका से भी अच्छा संबंध है। जी। तो और अगर आप वेस्ट के एनालिस्ट को देखिए तो सारे लोग कह रहे हैं कि भारत अगर आता है तो इसकी बात सुनी जाएगी। तो हमको एक ऐसे रोल की तरह हमारे लिए ऑफर हो रहा है और पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। कहीं चाइना नहीं, चाइना बिल्कुल इन्वॉल्व है। सारी जो सैटेलाइट के जो भी इंफॉर्मेशन है, मिसाइल पे जितनी भी चीज़ें अचूक निशाने लगा रहा है ईरान, सब चाइना दे रहा है। अभी लेकिन देखिए जाकिर जी, एक S-400 छोटा जो सा है। सवाल मेरा आपसे है कि देखिए जी लगातार भारत कह तो रहा है कि हम शांति का समर्थन करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपको नहीं लगता कि अगर ईरान के समर्थन में जाएगा या इजराइल के समर्थन में जाएगा नहीं, तो स्थितियां बिगड़ हम जाएंगी? किसी के समर्थन में नहीं जाएंगे, हम्म। हम किसी के समर्थन में नहीं तो फिर जाएंगे, क्या हम रोल प्ले शांति करना के चाहिए समर्थन। आपके हिसाब से इंडिया को? हम शांति के समर्थन में हैं। हमने हमने बातें भी बहुत लोगों से कही है, लेकिन हम्म। अभी लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है। अभी ट्रम्प नया नहीं, नया जो सवाल है सिर्फ सर नई नई मेरा इतना है छोटा सा, आपने कहा कि एक रोल जी प्ले करना चाहिए इंडिया को क्योंकि इंडिया का वेट सब कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो रोल क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए शांति का समर्थन भारत लगातार कर रहा है, उसके अलावा भारत क्या कर सकता है आपके हिसाब से? भारत निगोशिएशन तो कर ही रहा है। देखिए उसने जो है इंडोनेशिया से बात किया, उसने सऊदी अरेबिया से बात किया, यूएई से बात किया, ईरान से जो है कम से कम दर्जन आधा दर्जन बात टाइम में बात किया, लेकिन जो है अमेरिका अमेरिका और इसराइल को एक अमेरिका की कोई मंशा है, उसको पूरा करने में ट्रंप लगे हैं। ट्रंप ने अचानक पूरी दुनिया पे जो है टैरिफ लगा दिया, फिर लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो ये अब ट्रंप के दिमाग में एक खप्त बैठा हुआ है। अब देखिए आपने कहा कि युद्ध विराम कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या मालूम हो रहा है कि वो पूरा पूरा जहाज भर के असलहा लेके आके फिर से लड़ाई करने, बहुत जोरों की लड़ाई करने के लिए तैयारी हो रही है। नहीं, अभी तो अब हम ट्रम्प कर रहे हैं तो भारत क्या करे? सवाल मेरा वही था ना सर। आपने भारत कहा भारत को भारत ने रोल प्ले किसी का करना चाहिए, देखिए सवाल मेरा भारत ने वही का किसी का वही पक्ष बना नहीं हुआ है, लिया। इसका जवाब नहीं मिल पाया। देखिए भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी कंट्री और सबसे नजदीक है, लेकिन उसने पक्ष किसी का नहीं लिया। ले सकता था पक्ष, अगर लेकिन पक्ष भारत लेगा ये तो कह रहा स्थितियां शांति से गड़बड़ बात नहीं करिए। होगी सर। छोटा सवाल, अगर हैं? पक्ष लेगा तो स्थितियां गड़बड़ नहीं होंगी? ईरान का पक्ष लेता है तो इजराइल को बुरा नहीं लगेगा? अगर इजराइल का पक्ष नहीं, लेता हम है तो क्यों पक्ष ईरान को लें? बुरा नहीं, नहीं हम लगेगा? क्यों पक्ष लें? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भारत पक्ष नहीं ले रहा है। भारत क्यों पक्ष लेगा? नहीं लेगा भारत पक्ष। बीएन झा जी। भारत जो है, अगर अगर यूनाइटेड नेशन में होता है तो भारत जाके वहां पे एक मेडिएशन कर सकता है। लेकिन अभी जो लड़ने वाले हैं ना, उनकी उनकी मानसिकता लड़ाई पे अभी वो थके नहीं है। जब थक जाएंगे ना तो भारत जैसे देश को बुला के कहेंगे अब समझौता कराओ। हमने तो सर जी भारती ग्राफिक्स देखिए, बनवाए हैं, ग्राफिक्स आते ही वो टीवी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उसमें जितने भी शांति संगठन जो है बने हुए हैं विश्व के, वो सारे संगठनों के नाम है, लेकिन अभी दबदबा किसी का नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो झंडे लेकर सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतने दिनों से युद्ध जो है चल रहा है, इस पर किसी ने शांति करने की कोई कोशिश नहीं की है। तो इसके पीछे का मतलब क्या समझा जाए बीएन झा जी? देखिए जाकिर हुसैन जी ने शायद पर्सनली ले लिया क्योंकि मैंने जिहादी नाम लिया था। नहीं, इन सब पर्सनली चीज़ों नहीं का लिया सर, रूट एक नेशनल चैनल है ये। एक मिनट अब ये इन बहुत बड़ा सारी चीज़ों सम्मानित के चैनल है, ऐसी बातें नहीं अच्छोबा देती। चलिए ठीक है, एक बार बात पूरी बहुत ही कर लेने सम्मानित दीजिए। चैनल है ये। जाकिर जी जाकिर बात जी पूरी कर उसमें लीजिए। जब जी हम लोग जब बात करते हैं सम्मानित चैनल पे, तो जब कोई बोल रहा हो तो बीच में हम लोग यूजुअली दखल ले लेते हैं। आपकी बोल बारी आई लीजिए। तो बोल लीजिए। हमने जो जो रूट कॉज है ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, ये शुरुआत कहाँ पे है? ये प्रॉब्लम है इसराइल की वास्तविकता को स्वीकारने से मना करना, और वो मना करने में ईरान जो है वो मेन है। और इन्हीं के जो तीन रेडिकल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हुती, हमास और हिजबुल्लाह,
ये हर तरह से इस चीज़ को नकारने में लगे हुए हैं, शुरू से, आज की बात नहीं है। 1947-48 से आप हिस्ट्री पूरी निकाल के देख लीजिए। अभी जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो दोबारा जो ईरान के साथ में कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये क्यों हुआ है? इसका भी रूट कहीं वही है कि ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशन रखता है और वो अपना जो इस्लामिक बॉम्ब बनाएगा, जिस दिन उसने कसम खाई है कि जब पहला बॉम्ब बनाएगा तो हम इसराइल के ऊपर में गिरा के उसको नास्तानाबूद कर देंगे। ये चीज़ें तो वहीं से आई है ना। तो और ये लोग कौन है? ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह कौन है? जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसके लिए जाकिर जी, आपको इसके लिए ऑफेंड नहीं होना चाहिए था। मैं और भी कुछ और कहता हूँ आपको। मैंने दूसरा चीज़ कहा था कि ट्रंप कितना रैडिकल है, ये इसी बात से पता चलता है कि वो एक स्टेट हेड को, मतलब जो 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 रिलीजियस हेड हैं ईरान के, उसको ख़त्म करने की बात वो करके आया था और इसीलिए पहले ही अटैक में उसको ख़त्म कर दिया। क्या ये रैडिकल नहीं है? और इस रैडिकल सोच को अगर 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 काउंटर करने के लिए कल के दिन में अगर ईरान इसी तरह का एक डिक्टेट देता है यूएसए में, अपने अपने जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको, अपने हमास, हूती, हिजबुल्लाह को, कि आई वांट ट्रम्प टू बी डेड, सिंपल 3 वर्ड का डिक्टेट अगर वो देता है कि मैं ट्रम्प को डेड देखना चाहता हूं क्योंकि उसने ईरान को तहस कर दिया है फॉर नो रीजन, ये ईरान डिडंट डिजर्व दिस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कल को ईरान एक ऐसी सो कॉल्ड सुपारी पे बनना चाहिए, इट इज़ नॉट इन द रियलिस्टिक टर्म, अगर इस तरह का कोई एक मैसेज देता है अपने चाहने वालों को या अपने समर्थकों को, पैलेस्टीनियन वहाँ पे भरे पड़े हैं अमेरिका में, वो अगर अगर ईरान से ऐसा कुछ जाएगा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, तो वो लोग मर मिटेंगे इसके लिए। और इसका एक एक रूप हमने देख लिया था जब ये गाजा के ऊपर में युद्ध हुआ था, किस तरह से सारी यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्ट्रीट, सारी चीज़ें क्लॉग हो गई थी। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे चिंता है कि अगर ईरान ने भी यूएसए की तरफ, ट्रम्प की तरह अगर बिहेव किया, एक डिक्टेट दिया अपने समर्थकों को कि आई वांट टू सी ट्रम्प डेड, दिस इज वेरी मच फिजिबल। और ये चीज़ें आप मान के चलिए कि किसी को एलिमिनेट करना जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। हमने देखा है कि इन द सेफेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी जो जो रशदी थे, उनके ऊपर में यूएसए में अटैक हुआ है, उनको स्टेज पे जाके चाकू मारा गया है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि आई एम पॉइंट आउट विद दिस। अब ये वॉर कहाँ जा रहा है इसके ऊपर बात है। ईरान की बात छोड़ते हैं, इंडिया का इसमें कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है। तो इसीलिए ये कहना कि प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया से बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि कल के दिन में सीज फायर होने वाली है या युद्ध विराम हो गया? नहीं। देखिए, इंडिया इसमें स्टेक होल्डर नहीं है। भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि हम अपनी एनर्जी सुरक्षा चाहते हैं और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा कर रहे हैं, और बड़े अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी वो चीज़ कर रहे हैं। अब इसके अलावे ये जंग कहाँ जा रहा है? देखिए, कतर, कुवैत, इराक और जो बहरीन, इन सबों के ऊपर में अटैक हुआ है। कल को अगर ये स्टेट ईरान के खिलाफ अगर अपना अपना सैनिक जो है वो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका भी 10,000 ट्रूप्स भेज रहा है वहाँ पे। अमेरिका ने अपना एम्फीबियस शिप ट्रिपली वो भेजा हुआ है। तो कल के दिनों में अगर अमेरिका ऐसा फैसला लेता होगा कि चाहे या तो उनका आइलैंड पे या ईरान के सरजमीन पे इन्वेड करने की कोशिश करता है, इन सारे देशों के सेना के साथ 50 हैं, ये वॉर कहाँ जा रहा है कोई नहीं जानता है। तो इसलिए क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का सूत्र है? हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस्लामिक वर्ल्ड को आप देख लीजिए, यमन में युद्ध चल रहा है इंटरनल, अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, हर जगह में, इराक में युद्ध चल रहा है, सीरिया में युद्ध चल रहा है। तो ये जब अपने आप में ही लड़ने के लिए काफी दुरुस्त हैं, तो जब कल के दिन में जब एक कॉज इनको मिल जाएगा कि किसी भी तरह के किसी भी अमेरिकी इंटरेस्ट को खत्म करो, तो ये एक साथ मिल सकते हैं, और तब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो संभावना है काफी स्ट्रांग होगी। ठीक है अविनाश जी, देखिए इस पर आपका भी जवाब चाहूंगी थर्ड वर्ल्ड वॉर पर, और इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना है, विश्व शांति का वैश्विक देश यानी कि GCWP है हमारे पास, WPC है विश्व शांति परिषद, इसके अलावा हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान है, इसके अलावा हमारे पास OWP भी है। इतनी सारी हमारे पास संस्थाएं हैं, संगठन है शांति कराने के लिए, उसके बाद भी हम विफल क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे क्या
वजह आपको लगती है? और इसी के साथ साथ हूती ने अब एंट्री कर ली है, यमन ने एंट्री कर ली है, उसके प्रभाव कितने बड़े आपको नजर आ रहे हैं? देखिए भारती जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इस युद्ध में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये युद्ध ओनली 3 देशों का ही है, लेकिन इससे सफर सब पूरे संसार को करना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी तक खुल के कोई भी देश सामने नहीं आया, इवन नाटो तक नहीं आया। आज ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, तो वो ये कहता है कि हम करोड़ों डॉलर नाटो के ऊपर खर्च करते हैं, और वो काफी लंबे समय से नाटो से मदद भी मांग रहे थे, लेकिन नाटो ने भी अभी खुल करके इसमें साथ नहीं दिया। तो ट्रम्प की बौखलाहट देखिए आप, कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो करोड़ों डॉलर हम खर्च कर रहे थे, अब हमें लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि इसको खर्च किया जाए। नंबर एक बात। अब बात करते हैं हम चाइना की। चाइना बिल्कुल खुल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ईरान को जो मिसाइलें दी जा रही है वो सब कुछ चाइना से, पर्दे के पीछे चाइना है। कोई भी देश खुल करके बोलने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक साथ ईरान की आप पावर देखिए कि एक साथ उसने जो खाड़ी के देश हैं, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, या आपके यूएई हो, लेबनान हो, सब पे उसने एक साथ अटैक किया। बाद में उसने माफी मांगी और ये कहा कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल यूएस बेस के लिए ना करें, पहली। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी तक उसने अपना जो हथियार है वो तो अभी उसने निकाले ही नहीं है। और अगर एक देश, इतना छोटा देश होते हुए भी, अगर उसने सबकी नाक में दम किया हुआ है, इवन अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है, आज 29 दिन में भी अमेरिका को ज्यादा खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि ईरान की जो फैसले लेने की जो एक क्षमता है, वहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ कई लेयर्स में ये उनका एक सिस्टम है, उनको पता है कि आज खमेनेई मारे गए तो उसके बाद अगला फैसला इनका होगा, अगर वो भी मारे जाते हैं तो अगला फैसला इनका होगा। तो ईरान के पास आज की तारीख में डू एंड डाई वाली स्थिति है, और ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो सबसे बड़ी ईरान की ताकत है, वहां से वो सबको कंट्रोल कर रहा है। और इसका खामियाजा तो अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। वहां भी महंगाई बहुत ज्यादा आसमान चढ़ चुकी है, तेल के दाम वहां बढ़ चुके हैं। खैर वो तो सब जगह ही बढ़े, भारत को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी जो एक पॉलिसी, उसने जो एक नई धमकी दी है, आज ही ईरान ने, आपने देखा होगा, ईरान ने एक एआई जनरेटेड एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने दिखाया कि कैसे वो अदर देशों के एनर्जी प्लांट्स के ऊपर हमला, अटैक करेगा, है ना। एआई जनरेटेड वीडियो ईरान ने जारी किया, आज उनकी जो आईआरजीसी है उन्होंने जारी किया। तो इस प्रकार, और दूसरा जो इंटरनेट का केबल आ रहा है, उस केबल को काटने की धमकी भी उसने दी। उसने कहा कि अगर आपने हमारे एनर्जी प्लांट को छेड़ा या खार द्वीप पे और ठीक है। द्वीपों पे आपने अगर किया, तो हम इस केबल को काट देंगे। अगर वो केबल कट गया ना, तो दुनिया में ये इंटरनेट सब कुछ, और ये केबल अगर कट गया तो ये एक दिन में सही भी नहीं होगा, इसको कई महीने लगेंगे सही होने में। जाकिर जी, देखिए, महाशक्ति की बात की, शक्ति प्रदर्शन की बात जो है वो अविनाश जी ने की, और यहाँ पे ये नजर भी आ रहा है, क्या आपको ये नहीं लगता कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो जाल बनता जा रहा है अमेरिका के लिए भी? जाकिर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जाकिर जी के पास वापस लौटेंगे। और बीएन झा जी, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? शक्ति प्रदर्शन जाल बनता जा रहा है, लगता है आपको ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, शक्ति कभी कभार बहुत घातक होता है, और अमेरिका ने ये दिखा दिया। अमेरिका ने ये वॉर शुरू किया हुआ है, अमेरिका ये वॉर खत्म नहीं कर सकता है। अगर कोई ये वॉर खत्म करेगा तो वो ईरान है। ईरान को ये खत्म होने के लिए एग्री होना पड़ेगा। देखिए, जब अमेरिका ने अपनी शक्ति अफगानिस्तान में दिखाई थी कि आदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, जब 26/11, जब 9/11 जब हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अपनी शक्ति इराक में दिखाई। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में सऊदी के द्वारा शुरू किया गया अलकायदा, ओसामा बिन लादेन उसी का आदमी था, उसके द्वारा किया गया अलकायदा से तालिबान निकला। और अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि अमेरिका को तालिबान को ही अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। इराक में क्या हुआ? इराक में सद्दाम हुसैन को निकालने के लिए आया, वहां पे आईसिस ने जन्म दिया। वो आईसिस आज पूरे कॉन्टिनेंट में भरा पड़ा है। यहाँ पे जो उन्होंने ये दिखाई हुई है, मुझे ये भी डर है कि अभी तक शिया केंद्रित जो टेररिज्म थी, वो इंटरनेशनल जो फोरम है वहां पे नहीं था। ये हुती, हिजबुल्लाह और हमस, ये तीन जो थे वो उसी
मिडल ईस्ट में काम कर रहे थे। मुझे ये डर है दिनों में जब ईरान तबाह होगा, तो कहते हैं कि मरता क्या न करता, हो सकता है कि अब ये एक शिया सेंट्रिक कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है आईसिस अलकायदा की तरह कहीं और शुरू ना हो जाए, क्योंकि ईरान छोड़ेगा नहीं। ईरान के जो सुप्रीम जो रिलीजियस लीडर हैं उसको इन्होंने मारा हुआ अमेरिका ने, ये ऐसे नहीं छूटेगा, ये ऐसे ऐसे बात ये खत्म नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में ऊंट किस करबत बैठेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये वॉर अभी फिलहाल तो खत्म नहीं होने जा रही है। ईरान ही इसको खत्म कर सकता है, और वो कब खत्म करेगा ये कोई नहीं बता सकता अभी फिलहाल। भारतीय एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही बीएन झा जी की अमेरिका ने इसे शुरू जरूर किया है लेकिन ईरान ही खत्म कर सकता है। ग्राफिक्स भी हमारे पास आ गए हैं, हम उसके द्वारा हमारी जो ऑडियंस है उसको समझाएंगे कैसे ये जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। थोड़ी देर में ग्राफिक्स आएंगे और देखिए प्रमुख शांति समूह और संगठन देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना भी हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं भी संघर्ष विराम की स्थिति नजर नहीं आ रही है। हमारे पास विश्व शांति का वैश्विक देश भी है जिसे GCWP कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास तमाम सारे रास्ते हैं, कहने का मतलब ये है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल विफलता की ओर नजर आ रही है और युद्ध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आशंकाएं ये हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि आज हूती ने एंट्री की है, कल कोई और एंट्री करेगा और अगर सभी देश ऐसे ही खुलकर सामने आते गए यमन की तरह तो उसके बाद स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि पर्दे के पीछे से अभी कुछ देशों की कहानियां जो है चल रही हैं, लेकिन पर्दे के सामने जैसे ही वो आ जाएंगे तो स्थिति वहां पर बिल्कुल विपरीत हो जाएगी और जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होने की जो गुंजाइश है वो लगातार दिखती हुई नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार अपने ग्राफिक्स जो है वो दिखा रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश जी आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए भारती जी, मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले, जैसा कि मैं इस मुद्दे पे काफी डिबेट कर चुका, मैंने पहले भी यही कहा था जब युद्ध के 12 दिन हुए थे, तब भी मैंने यही कहा था कि ये युद्ध जो है ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, ये अभी और चलेगा, क्योंकि ईरान अपने जो परमाणु का जो उसका लक्ष्य है जो बनाना चाहता है, वो एक बम बनाना चाहता है, अमेरिका उसको बनाने देना नहीं चाहता। तो ईरान अभी अपने उसी पे है। और सबसे बड़ी बात ये हुई ना, आप ये देखिए कि वहां के जो रिलीजियस लीडर थे जिनको रहबर की भूमिका में माना जाता था, उनकी अमेरिका ने हत्या कर दी मिसाइल अटैक से। ठीक है, वो हो गया। इसका गुस्सा देश भर के शिया मुसलमानों में काफी था, नंबर एक बात। नंबर दो बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर हम भारत की भूमिका की बात करते हैं तो हमारे संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, हमारे अमेरिका से भी अच्छे हैं। तो भारत भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। यस, भारत एक बुद्ध का देश है, शांति का देश है, भारत हमेशा शांति चाहता है। भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा भी संसद के दोनों सदनों में। हाँ, ये चीज अलग है कि अभी हम भी खुल के, क्योंकि अभी हमारी स्थिति भी उतनी वो उसमें हम नहीं मानते हैं कि हम इजराइल का साथ दें कि अमेरिका का साथ दें। क्या ठीक है, अभी इनको आपस में थक लेने दीजिए, ये जब थकेंगे तो अपने आप भूमिका भारत ही निभाएगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और ये ईरानी मीडिया ने भी इस चीज को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ही अमेरिका अगर चाहते हैं तो अमेरिका के साथ वो बात करने को तैयार है। लेकिन अभी जो लेकिन मिसाइलों नेगोशिएशन पर का जो अविनाश जी पीरियड, एक मिनट बस, मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया तक लिखकर जो है दागी जा रही है ईरान की तरफ से, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। जी मेरी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस विषय पे मैं कुछ भी कहना नहीं ठीक है, चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाकिर जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए जाकिर जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बीएन झा जी सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर नजर आ रहे हैं सबसे आगे और कई सारे पिछले अगर इतिहास को देखें तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने ये वाला युद्ध रुकवाया, ये युद्ध रुकवाया, और ऑपरेशन सिंधु भी अभी हाल ही में हुआ था तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया भारत पाकिस्तान के बीच में जाके। बार बार अब इसमें इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी यू टर्न वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से समझते हैं, क्या डर है? जी भारती, सबसे पहले मैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि थैंक यू इंडिया, देखिए ऑप्टिक्स पे ज़्यादा मत जाइए। इंडिया अभी तक ईरान को कोई ऐसा सहायता नहीं कर रहा है जो
के युद्ध में उसकी स्थिति को बेहतर करता है। इंडिया अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बनाए हुए है। इंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो सिक्योरिटी है वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए भारत के लिए इंडिया को जिस भी हद तक आगे बढ़ना पड़ेगा वो जाएगा। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ लगभग 20% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो मिडल ईस्ट से आती है, वो हॉर्मुज से आती है, और उसके लिए इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि जो हमारा गैस रिक्वायरमेंट है, जो कि आज के दिन में हर गरीबों के घर में जो प्रधानमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर पहुंचाई हुई है, अगर उनके यहाँ पे गैस नहीं पहुंचेगी तो जरूर यहाँ पे हाई होगा। तो उसको एड्रेस करने के लिए एलपीजी की रिक्वायरमेंट है, उसको दुरुस्त अभी बहुत तरह से किया जाता है। ईरान ने कह दिया है कि आप यहाँ से हमारे यहाँ से लेके जा सकते हैं, जो कि घूम के एक रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ जो है वहाँ से एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी आने लगी है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ एक नहीं है। दूसरा चीज़ आपने कहा कि क्या भारत मध्यस्थता कर सकता है? नहीं। भारत ने यूक्रेन में भी ये रिस्क नहीं लिया था, और भारत यहाँ पे भी ये रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ये सुपर पावर इसमें लड़ रहे हैं। तो भारत का यहाँ पे कोई डायरेक्ट स्टेक है ही नहीं, डायरेक्ट स्टेक बिल्कुल नहीं है भारत का। हाँ, ये सब चीज़ें होंगी, जैसे हमने कश्मीर का वो सीन देखा है कि कश्मीर में जितने उन्होंने अपने पैसे जमा किए, गहने दिए, सोना दिया, और वो ईरान में भेज रहे हैं, क्योंकि वो शिया मुस्लिम हैं, वो शिया जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक इस्लामिक एंगल जो है उससे वो पैसे भेज रहे हैं, वो बात अलग है। उसमें लगभग सारे देश ही इन्वॉल्व हैं। तीसरी चीज़, ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जब वार्ता चल रही थी कि ट्रंप का एक्चुअली यूएसए का खफा होने का क्या कारण था, ये किसी को पता नहीं है। उसने पहले अपना न्यूक्लियर एंगल खोला कि ईरान अगर न्यूक्लियर हो जाएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, आप बर्दाश्त होने करो। पाकिस्तान आज के दिन में दुनिया का सबसे बड़ा रेडिकल स्टेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। इसके लिए आपने क्या किया है? क्या कुछ ऐसा किया है आपने? आपको नॉर्थ कोरिया आपको किरकिरी कर रहा है, क्या आपने कोई स्टेप लिया हुआ? नहीं। तो फिर ईरान के खिलाफ ऐसे क्यों? और आज से सिर्फ लगभग जी बिल्कुल, इससे आज से सिर्फ 6-8 महीने पहले जब B2 बॉम्बर ईरान के फर्दो और बाकी सब जगह में बम गिरा के गए थे, तो ट्रंप ही ऐसा आदमी था जिसने कहा था कि आई हैव न्यूट्रलाइज्ड द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान। अब ईरान न्यूक्लियर नहीं बन सकता है। तो अगर आपने तभी एक सर्टिफिकेट अपने आप को दिया था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म कर दी है, तो आज फिर आपको अटैक करने की क्या जरूरत थी? दूसरी चीज, आपने कहा आप वहां का रिजीम चेंज करना चाहते हैं। आप कौन है रिजीम चेंज करने वाले? ये इस्लामिक देश है, इनका अपना एक तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर हुती, हिजबुल्लाह, हमास से आपको चिढ़ है तो उसको आप मारिए, और गाजा में आप मार रहे थे, कोई दुनिया का कोई आपको सब ऊपर में सवाल नहीं उठा रहा था। लेकिन ईरान के ऊपर में इसके लिए मारना कि ये एक रेडिकल स्टेट है, खमनी जो है वो हमारे इशारे पे नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने ये जो एक प्राइज अनाउंस किया था कि अभी जो खमैनी है, उनका बेटा है मुस्तफा, कि उसको उसका इंफॉर्मेशन जो देगा उसको हम $10 मिलियन जो है इनाम में देंगे। ये क्या चीज दिखा रहा है? ये आपकी आपकी जो वीकनेस है वो दिखा रही है। तो अगर आप ये पैसे देके उसका वेयर अबाउट पता करके उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तो कल तो आप पूरे विश्व में घूमते हैं। कल किसी भी विश्व में ईरान किसी को भी ये सुपारी, सो कॉल्ड सुपारी अगर देना है आपको न्यूट्रलाइज करने के तो आप वल्नरेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ये गलत है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है आज के दिन में सबों के जुबान पे है, अमेरिका ने अपना हाथ JCPOA से क्यों हटाया था 2015 में? उसने कहा था कि ये JCPOA साइन हुआ है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी इसमें डालनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है जिसकी रेंज 8,000 से 10,000 तक है, तो अमेरिका का इनका और कोई ये गारंटी देने वाला नहीं है कि ईरान आने वाले दिनों में एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, क्योंकि उन्हीं के आयतुल्लाह ने उनको मैंडेट दिया था 2001 में कि आपको ये 92% यूरेनियम एनरिचमेंट करना है और उससे बम भी बनाने हैं। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, इसमें मतलब चर्चा की कोई गुंजाइश, मतलब कोई इसमें कोई ग्रे एंगल नहीं है। तो आज के दिन में अगर वो आपका कंसर्न था कि बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल तो सारे उसके अभी तक पड़े हुए हैं।
हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या और कोई चीज हो, आपके पास में दसियों हजार के हजार बिल्कुल ड्रोन बिल्कुल। बन रहे हैं, वो है, तो ये आपको बनाने का हक है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसके लिए ट्रंप को या अमेरिका को ईरान के ऊपर में चढ़ाई करना और इस तरह से वॉर शुरू करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। और यही चीज भारत भी कह रहा है कि देखिए ये युद्ध का समय नहीं है। अभी पूरी दुनिया में कुछ लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। अफ्रीका में देख लीजिए, अफ्रीका की बात नहीं कोई सुनने बिल्कुल, वाला देखिए नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया बीएन जहां जी, और उसी सवाल के साथ अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान को इजाजत दे सकते हैं, आप कोरिया को झेल सकते हैं, ईरान से फिर इतनी तकलीफ क्यों है? अविनाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 भारती जी, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर देखिए, अमेरिका की एक नीति है हमेशा से। अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है। भारत इसके कई सबूत भी इनको दे चुका है। हर बार भारत ये कहता है कि पाकिस्तान, लेकिन बावजूद क्योंकि अमेरिका चाहता है जब तक आपस में दो लोग लड़े नहीं और अमेरिका की मध्यस्थता। बीच में तो ट्रम्प साहब के ये बयान भी थे कि अगर मैं भारत से बात नहीं करता तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हत्या हो जाती। इस प्रकार से जो ट्रम्प साहब के दिन में 10 बार सिंगल बयान आते हैं जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है अब तो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज उन्होंने अपने आप को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प कह दिया हॉर्मुज की जगह। और कभी 2 दिन का समय, कभी 10 दिन का समय। तो ट्रम्प ये हमेशा से यही चाहता है कि अच्छा, दूसरा ट्रम्प को एक ये भी लगता है कि भारत के साथ जो रशिया के बहुत अच्छे संबंध है, रशिया शुरू से भारत का एक अच्छा मित्र देश रहा है। चाइना से हमारा जरूर विवाद चलता है और हमने युद्ध भी लड़े हैं चाइना से, पर पाकिस्तान जैसे एक छोटे देश को, और आईएमएफ से जो फंडिंग दिलाने का काम, वो भी ट्रम्प सरकार का ही है। आईएमएफ पाकिस्तान को फंड देता है बावजूद इसके, और पाकिस्तान के चाहे अंदरूनी हालात इतने बदतर हो चुके हैं, पर उनको अभी भी जिहादी, आतंकवादी और इस प्रकार की चीजें करने में, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कुछ चलता रहे और वो होता रहे। अब दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर भारत इसमें, क्योंकि देखिए भारत अब जो हमारे पास जो हथियार आज की तारीख में है वो इजराइल से के थे, जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे। तो भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, और भारत को इसमें डायरेक्ट बोलना भी नहीं चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं भारत अभी इसमें डायरेक्ट बोलेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन भारत को अपने हितों को भी सुरक्षित रखना है। हमारे यहाँ की जो 90% से ज्यादा एलपीजी, एलएनजी और आपके पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सीएनजी, सारा आयात सीएनजी। होने का रास्ता वही है। और आप देखिए ना, उन्होंने भारत के लिए और रशिया के लिए और चाइना के लिए ये रास्ता खोल दिया है। तो अगर जहाज पे भारत का या चाइना का या ये झंडा है तो उसको आसानी से जाने दे रहे हैं, अदरवाइज वो किसी भी जहाज को नहीं जाने दे रहे। तो अभी हमको, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक एक विकसित जी राष्ट्र की भूमिका में जो होने वाली है, तो अभी हमको सबको देखते हुए और आगामी प्रक्रिया पे सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति हमको रखनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर है, था और कहेगा। ठीक है। देखिए एक मात्र महाशक्ति होने का दावा जो है अमेरिका शुरुआत से करता आया है। बीएन झा जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अब वो शक्ति जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिनों से आप ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं और जीत भी नहीं पाए हैं, चाहे आप इजराइल के साथ ही होके क्यों ना, उसके पीछे से क्यों ना युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन आप लड़ तो रहे हैं और आप बयानबाजी भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जीत नहीं पा रहे हैं। तो इससे ये तो साफ हो गया है कि आपकी जो स्थिति पहले थी वो अब नहीं है। अब जो है यूएसए वो कमजोर पड़ गया है, ठीक वैसा ही पतन नजर आ रहा है जैसा रसिया का हुआ था एक टाइम पर। भारती, ये कहना शायद सही नहीं हुआ कि यूएसए कमजोर पड़ गया है, लेकिन आप ये मान के चलें, सेना में मतलब हमने 36 साल उसमें बिताई हुई है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी देश बिना ग्राउंड फोर्सेस के किसी देश को जीत नहीं सकता, किसी देश को हरा नहीं सकता। तो अगर ये बात है तो जब तक यूएस के बूट्स ऑन ग्राउंड, जो जो वहाँ के सैनिक हैं, जब तक वहाँ पे आक्रमण नहीं करते, वो ईरान को जीत नहीं सकते। और वो आक्रमण कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा उसने किया तो उसको भारी नुकसान इसके लिए उठाना पड़ेगा। और हासिल क्या होगा? कुछ नहीं।
क्योंकि ये जो रेडिकल मानसिकता है ईरान की, ये रेडिकल स्टेट हैं, सारे लगभग सारे जो इस्लामिक स्टेट हैं वो रेडिकल स्टेट है, थियोक्रेटिक स्टेट हैं, उनकी वो मानसिकता है, वो उसी तरह से रहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि देखिए यमन कितने सालों तक युद्ध लड़ता रहा, अभी सूडान में युद्ध चल रहा है, अभी अफगानिस्तान अनस्टेबल है, अभी इराक अनस्टेबल है, या पाकिस्तान अनस्टेबल है। ये सब आपस या तो आपस में लड़ते रहेंगे या इनको लड़ने का कोई न कोई बहाना चाहिए, और वो बहाना कहीं कहीं उनको मिल ही जाएगा। इसको आप सीधा नहीं कर सकते, उनकी जो स्टाइल है लिविंग का वो वैसे ही रहेगा। तो अमेरिका इसको करेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भी भेजेगा तो हजारों मारे जाएंगे, हजारों सैनिक मारे जाएंगे अमेरिका के, और हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसीलिए ट्रंप ये गलती नहीं करेगा, लेकिन उसकी शक्ति जो है काफी है, लेकिन सिर्फ हवाई शक्ति से, नौसेना की शक्ति, सरफेस की बात कर रहा हूं, उसके शक्ति से आप किसी देश को हरा नहीं सकते हैं। एक और चीज याद रखें, ईरान की वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, उसके सरफेस शिप्स, नौसेना का सरफेस वो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अंडर वाटर कैपेबिलिटी आज के दिन भी है। जैसी हमारी इंफॉर्मेशन है कि आज के दिन में भी ईरान के 17 जो सबमरीन्स हैं वो काफी ऑपरेशनल हैं, वो अभी भी वहां पे हैं। तो उनकी शक्ति खत्म नहीं हुई है, और आर्मी की शक्ति लगभग वही है। आर्मी, IRGC दोनों पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों की जो शक्ति है वो वही बनी हुई है। और यहाँ तक कि आज के दिन में और रिक्रूटमेंट चल रहा है ईरान के भी, और बाकी इस्लामिक देश के जो शिया हैं वहां आके अपना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं कि हम भी लड़ना चाहते हैं आपकी तरफ से। तो उनकी शक्ति छीन नहीं हुई है, और अंडरग्राउंड उनका जितना एसेट्स है वो वैसे के वैसे बना हुआ लगभग। उसमें से कुछ जरूर मिसाइलें उसने छोड़ी हैं, लेकिन अभी भी बहुत मिसाइल ईरान के पास में है। ड्रोन का तो उनके पास में भंडार है। यूएस कहता है कि हमने सारी इसकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात जो है बने हुए हैं वो तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाओं की झड़ी लगा रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आशंकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार क्या होता है, युद्ध आगे बढ़ता है या फिर युद्ध में थोड़ा सुधार होता है। क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं, पूरी दुनिया ये चाहती है कि युद्ध में सुधार हो, ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। लेकिन अभी बाकी युद्ध देखिए, अगर दुनिया को पूरे विस्तार से देखें तो लगभग बहुत सारे युद्ध जो है वो अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो, चाहे फिर वो रूस और यूक्रेन का हो, चाहे फिर वो इजराइल और ईरान का हो। तो तमाम युद्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घातक युद्ध जो है वो अभी इजराइल और ईरान का बना हुआ है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, स्थिति सुधरती है या फिर बिगड़ती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।